आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। नमस्कार, मैं हूं पूजा भारद्वाज और इस वक्त हम मौजूद हैं महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में डॉक्टर शंकरराव चौहान गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में, जहां 30 से ज्यादा मौत की खबर लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। जांच के आदेश दिए जा चुके हैं, लेकिन अस्पताल के अंदर के हालात क्या हैं दिखाएंगे आपको ग्राउंड रिपोर्ट्स आगे। लेकिन शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को प्रवर्तन निदेशालय ने आज शाम में गिरफ्तार कर लिया। आज सुबह ईडी की टीम उनके घर पर पहुंची थी। दिल्ली शराब घोटाला मामले में करीब 11 घंटे की लंबी पूछताछ उनसे हुई और उसके बाद गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी के समय संजय सिंह के घर के बाहर उनके समर्थकों कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ जमा थी। वो भावुक भी हुए। गिरफ्तार कर ले जा रही गाड़ी के सामने लेट भी गए थे। कुछ ने लाठीचार्ज का आरोप भी लगाया। संजय सिंह के पिता और पत्नी ने कहा कि सत्य की जीत होगी। तो उनका प्रोसेस लमसम तैयार था। वो बोल रहे थे 2 घंटे का है, 3 घंटे का, करते करते 5:30 बजे उनके ऊपर लग रहा प्रेशर पड़ा है और ऊपर से आदेश आया होगा कि उनको गिरफ्तार करना है। 5:30 तक कुछ भी नहीं था, सब नॉर्मल चल रहा था। 5:30 बजे के बाद प्रेशर हुआ कि उनको ईडी गिरफ्तार करेगी और जेल में लेके जाएगी। अच्छा। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं उस वीर बहादुर पति की पत्नी हूँ कि मैं लड़ सकती हूँ और मेरे पति भी लड़ सकते हैं। और रही बात, हम लोग को कोई डर नहीं है और ठीक है, उन्होंने ले गए। अगर जो भी उनकी गलत होगा उसको हम लोग देख लेंगे। आप भी अंदर थे 12 घंटे, क्या पूछ रहे थे, क्या कह रहे थे? वो हमसे क्यों पूछेंगे? संजय जी से ही पूछ रहे थे। हाँ, जो कुछ पूछ हमसे क्यों पूछेंगे? आप लोगों ने सहयोग किया जांच में? हाँ, पूरा सहयोग। मैंने कहा था निपटा लीजिए, पूरा कुछ मिल जाए। आप पिता हैं संजय सिंह के। हाँ जी। उनको अरेस्ट किया ईडी ने। हाँ। क्या भावनाएं हैं आपकी? हमारी कोई भावना ऐसी गड़बड़ नहीं है। मैं जानता हूँ सच जीतेगा, आज नहीं कल जीतेगा और इसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। आप लोग घबराइएगा नहीं। इस शराब घोटाले के ऊपर इन्होंने 1000 से ज्यादा रेड मार चुके हैं। पता नहीं कितने लोगों को गिरफ्तार कर चुके हैं। कहते हैं 100 करोड़ रुपए का शराब घोटाला है, लेकिन इनको इतनी रेड मारने के बाद भी चवन्नी भी नहीं मिली। अब चुनाव आ रहे हैं और जब से इंडिया अलायंस बना है, इंडिया अलायंस बनने की वजह से वो बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं प्रधानमंत्री जी, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर ये अलायंस सक्सेसफुल हो गया, जो कि होगा, तो फिर मोदी जी हार रहे हैं, बुरी तरह से हार रहे हैं। और उस बौखलाहट का भी एक नतीजा है कि आज उनको गिरफ्तार किया गया है। बढ़ते हैं आगे और आइए बात करते हैं फिल्म अभिनेता रणबीर कपूर की, जो कि मुश्किल में दिख रहे हैं। महादेव गेमिंग ऐप मामले में ईडी ने रणबीर कपूर को 6 अक्टूबर को समन किया है। इस ऐप का प्रचार करते रहे हैं रणबीर कपूर। महादेव ऑनलाइन ऐप के कॉल सेंटर श्रीलंका, नेपाल और यूएई में हैं। लेकिन रणबीर कपूर अकेले नहीं हैं। 10 से ज्यादा अभिनेता ईडी के रडार पर हैं, जिन्होंने ऐप के प्रमोशन के लिए काम किया है। महादेव ऑनलाइन बेटी ऐप मामले में एक बड़ी कार्यवाही करते हुए ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय ने मशहूर अभिनेता रणबीर कपूर को समन किया है और उन्हें 6 अक्टूबर को यहां दफ्तर में आना है अपना जवाब देने के लिए। रणबीर कपूर पर जो शक है यानी और आरोप है वो ये है कि रणबीर कपूर ने महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप का प्रमोशन किया है सोशल मीडिया पे और इसके लिए उन्हें पैसे मिले हुए हैं। अब ये जानना चाहती है एजेंसी उनसे पूछताछ करके कि किसके जरिए वो उनके संपर्क में आए, कैसे किस तरह का उनका कॉन्टैक्ट था, पैसे जो है कि ऑनलाइन मिले हैं या फिर कैश मिले हैं, और क्या वो जानते थे कि ये जो ऑनलाइन बेटिंग ऐप है वो इलीगल है, अवैध है, यानी कि वो अपराध के पैसे का पैसा ले रहे थे और एक अपराध में कहीं ना कहीं वो एक तरह से क्या वो सहयोग कर रहे थे उसका प्रमोशन करके। इन सब बातों को पूछा जाएगा और इसके लिए रणबीर कपूर को समन किया है। 6 अक्टूबर को उन्हें यहाँ पर आना है। अकेले राडार पर रणबीर कपूर ही नहीं है। जो ईडी के सूत्रों की माने तो 12 और ऐसे बड़े अभिनेता हैं जो कि बॉलीवुड के भी हैं, उसमें टॉलीवुड के भी हैं, जिन्होंने भी सोशल मीडिया पर महादेव ऑनलाइन ऐप का प्रमोशन किया है। उन सभी को भी आगे धीरे धीरे करके बुलाया जाएगा। इसके अलावा जो जानकारी मिल रही है कि कुछ खिलाड़ी भी हैं, उन्होंने भी इस महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप को प्रमोट किया है, उन्हें भी बुलाया जाएगा, उनसे भी पूछताछ की जाएगी। और इसके साथ ही 100 ऐसे इन्फ्लुएंसर्स के भी नाम आ रहे हैं, उन्होंने जिसने इस ऑनलाइन बेटिंग ऐप को प्रमोट किया है, उन्हें वो भी ईडी के रडार पे हैं।
मुंबई से कैमरामैन संजय मंडल से सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। और महाराष्ट्र की स्वास्थ्य व्यवस्था किस तरह से चरमराई हुई है, आइए उसकी बात करते हैं। नांदेड़ का ये वही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल है जहां पर 30 से ज्यादा जो मौतें हुई हैं वो लगातार सुर्खियां बनी हुई हैं। जांच के आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन अस्पताल के भीतर के हालात क्या हैं? NDTV का कैमरा लेकर जब हम अंदर पहुंचे तो किस तरह से परेशान करने वाली तस्वीरें सामने आई, आइए आपको दिखाते हैं इस विशेष रिपोर्ट में। तो ये वार्ड नंबर 18 की आप तस्वीर देखें। एक बेड पे दो पेशेंट आप यहाँ देख सकते हैं, इस एक बेड पे 3 पेशेंट हैं। तो किस तरह से यहाँ पर एडजस्ट किया गया है, एक एक बेड पे ही आपको 2 से 3 पेशेंट दिख जाएंगे। एक बेड पे 2 लोग, कैसे आप लोग मैनेज कर रही हैं? क्या करना है, ऐसे करना पड़ रहा। बाथरूम में कुत्ते के बच्चे रहते, कुत्ते के बच्चे, मैं उल्टा होगा। बाथरूम है इधर? यहाँ है, एक बार देखें हम जरा उसकी हालत। तो मैं उल्टा हो। तो ये इस पूरे वार्ड में देखें, स्टाफ के नाम पे कोई नज़र नहीं आ रहा। कचरा आप नीचे भी देख सकते हैं आसपास किस तरह से, और गर्भवती महिलाएं हैं यहाँ पर, किस तरह से उन्हें इन्फेक्शन का आप सोच सकते हैं कि खतरा रहता है। और आप यहाँ के बाथरूम की भी हालत देखिए। यहाँ कैसे आप लोग जाते हैं? क्या जाते, इस्तेमाल करते हैं? नहीं, बाहर जाते, पानी नहीं बाथरूम में। उधर नहीं है बाथरूम? नहीं, पानी नहीं, इधर एक बाथरूम है। मैं लेकिन ये जो वार्ड के अंदर का बाथरूम है ये काम नहीं, इसमें पानी नहीं है। कर्मचारी की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए, वो है डॉक्टर, स्टाफ, नर्स, लेकिन सिक्योरिटी की संख्या ज़्यादा है जहां उन्हें रोका जा सके कि इस तरह की शिकायतें अस्पताल प्रबंधन के पास या मीडिया के पास ना जा पाए। हमें भी कल बहुत जगह कैमरे को रोका गया। फिलहाल हम किसी तरह से इस वार्ड तक पहुँचे और इस वक्त मैं बिल्कुल बता सकती हूँ कि बदबू इतनी तेज़ है कि हमें यहाँ पे खड़े होने में भी मुश्किल हो रही है। अंदर शौचालय की हालत देखिए, डस्टबिन की कोई यहाँ पे सुविधा नहीं। नहीं, कोई सुविधा नहीं। मर जाते लोग, गरीब आदमी, बड़ा नहीं आदमी आता है। आप लोग ऐसे ही आके जमीन पे बैठते हैं सुबह वार्ड के बाहर? रात को हकल दिया था सबको बाहर, हटा देते हैं। हाँ, सबको बाहर हकल दिया, अंदर कोई किसको आने नहीं दे रहे। एक कर्मचारी 4 वार्ड संभाल रहा है, जबकि एक वार्ड में 2 से 3 कर्मचारी होने। हाँ, ये वार्ड में 4 कर्मचारी रहते। मेडिसिन तो हमारे पास वैसा नहीं है, स्टॉक कम। एक पेशेंट थी, उसका कोई भी नहीं था। काम करते हो, मेरे पेशेंट को खुद से काम करते बहुत कम, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। अभी एक पहला दिन हमको ऐसा मिला कि वो रात दिन काम करते, डिपार्टमेंट का भी काम करते हैं, उधर का भी काम करते हैं, पेशेंट को भी देखते हैं, ड्रेसिंग तक करते हैं सर पेशेंट का। अब भी दिन बनने के बाद भी। मुंबई में गणेशोत्सव की धूम के दौरान जो भीड़ जुटती है उसका फायदा उठाते हुए चोर किस तरह से हाथ साफ करते हैं, आइए उसकी बात करते हैं। लालबाग के राजा के दरबार में चोरी के 150 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं और इस बार भक्तों को लूटने के लिए जो चोर हैं वो गुजरात से भी आए थे। सुनील सिंह की विशेष रिपोर्ट देखिए। लालबाग के राजा के दर्शन करने हर साल लाखों गणेश भक्त आते हैं, तो भीड़ का फायदा उठाकर भक्तों के मोबाइल फोन, जेवर और बटुओं पर हाथ साफ करने वाले चोर भी। काला चौकी पुलिस ने इस बार 10 दिनों के उत्सव में 20 चोरों को रंगे हाथों पकड़कर करीब 4 लाख रुपए का चोरी का सामान बरामद किया है। तो हमारे जो यहाँ के ऑफिसर है वो पुराने थे, उनको पता था कि कौन सा मोडस ऑपरेंडी वो चोर लोग करेंगे और अपने को क्या करना है। वो हिसाब से हमने सब फील्डिंग लगाई थी। जहाँ पे भी थोड़ी सी भी भनक मिल गई तो हमारे लोग पूरे जनरल पब्लिक के साथ मिलजुल के चलते थे। तो जहाँ भी किसी की ऐसी थोड़ी आवाज़ आ गई कि भाई मेरी चेन गई या मेरा मोबाइल गया, तो वही एरिया में जितने भी वो सब दिखते हैं संशयित कौन है इसमें, तो उनको ही पकड़ के हमने लाया, तो वो सब चोर निकले हमारे यहाँ। पुलिस के मुताबिक मोबाइल फोन, सोने की चैन और बटुआ चुराने के इस बार तकरीबन 55 मामले आए, 13 FIR दर्ज की गई हैं। पुलिस के मुताबिक लालबाग का राजा के दर्शन करने वाली भीड़ का फायदा उठाने के लिए चोरों का गिरोह उनके पॉकेट, जेवरात और मोबाइल पर हाथ साफ करने के लिए दूसरे राज्यों से भी आते हैं। इस बार भी गुजरात के अहमदाबाद से एक गिरोह आया था, जिसकी सरगना है एक महिला जिसका नाम है लक्ष्मी ठाकुर। एक गिरोह जो था अहमदाबाद गुजरात का, उसमें से 6 लोग थे। 6 लोगों को हमने रंगे हाथ पकड़ा था। उसमें एक लेडी भी है, वो सरगना निकली अभी जब हमने इन्वेस्टिगेशन किया, तो वही सब लोगों को लेके आई थी। उनके पास से भी हमने मुद्देमाल जब्त किया है। पुलिस ने 11 मामलों को सुलझाते हुए 20 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से 15 चोरी के मोबाइल फोन, 4 सोने की चैन और 4 बटुए मिल गए हैं।
लेकिन 100 से भी ज्यादा मोबाइल फोन की तलाश जारी है। मुंबई से कैमरामैन संजय मंडल के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। कर्नाटक सरकार दंगा फसाद से जुड़े कुछ आरोपियों के मामले वापस लेना चाहती है तो बीजेपी कह रही है कि ये अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण की कोशिश है। कांग्रेस ने भी जवाब दिया है। निहाल किदवई की रिपोर्ट देखिए। कर्नाटका के एडीजीपी हितेंद्र ने पत्र लिखकर अपने मातहत अधिकारियों से पूछा है कि हिंसा से जुड़े 12 मामलों में किन आरोपियों के खिलाफ मामला वापस लिया जा सकता है। इस सिलसिले में राज्य के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने उन्हें पत्र लिखा था, साथ में कुछ विधायकों ने भी। उनका आरोप है कि बीजेपी के दौर में राजनीति के तहत बेकसूरों को फंसाया गया। अब बीजेपी कांग्रेस सरकार की इस पहल पर सवाल उठा रही है। सभी को मालूम है कांग्रेस कर रहा है अपीजमेंट पॉलिटिक्स, तुष्टीकरण राजनीति का बाग के वजह से ऐसा कर रहा है। सब लोग कल्प्रिट है, उस मालूम होने के बाद में भी उनके ही पार्टी का एमएलए को घर जला दिया, उसके बाद में भी वो लोग निर्दोष है ऐसा बोलता है। उसके पीछे केवल अपीजमेंट पॉलिटिक्स है। सीटी रवि 2020 में बेंगलुरु शहर के डीजे हल्ली और केजे हल्ली में हुई सांप्रदायिक हिंसा की बात कर रहे हैं, जिसमें 2 पुलिस स्टेशनों में आगजनी हुई और तत्कालीन कांग्रेस विधायक अखंड श्रीनिवास मूर्ति का घर जला दिया गया था। ये मामला उन 12 मामलों में से एक है जिनका रिव्यू सिद्धरमैया सरकार करवा रही है। Mr. Bommai, Mr. Arag Gyanendra have a letter of 2 dozen. बसवराज बोम्मई और उनके गृह मंत्री अर्गा नानेंद्र को भी 2 दर्जन विधायकों ने पत्र लिखा था बीजेपी कार्यकर्ताओं के मामले वापस लेने के लिए। जब हमारी सरकार आई तो मेरा भी ये दायित्व बनता है कि राजनीति से प्रेरित मामले खत्म करवाऊं। अधिकारी तय करेंगे कि ऐसे कितने मामले हैं। वैसे कर्नाटका में ऐसे मामले लेने का सिलसिला पहले से चला आ रहा है। 2015 में मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के शासनकाल में 175 मामले वापस लिए गए। 2019 में कुमारास्वामी के शासनकाल में 142 मामले वापस हुए। 2020 में येदियुरप्पा के मुख्यमंत्री रहते 62 आपराधिक मामले वापस हुए। 2023 में बोम्मई के मुख्यमंत्री रहते 385 मामले खत्म किए गए। इसकी एक प्रक्रिया है कि जो भी रिपोर्ट आएगी वो लीगल कमेटी और एक्सपर्ट कमेटी को जाएगी। वहां से अगर अप्रूवल मिल गया तो उस कैबिनेट की सब कमेटी को जाएगी और फिर कैबिनेट तय करेगा। सरकारें अपने हिसाब से मामले वापस ले लेती हैं, क्रिमिनल केसेस खत्म हो जाते हैं, लेकिन यह पुलिस की जांच प्रक्रिया पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि अगर किसी शख्स के खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं थे तो फिर उसे सलाखों के पीछे क्यों रखा गया। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को अब 100 रुपए की सब्सिडी और मिलेगी। ये फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। इस बैठक में तेलंगाना के किसानों और शिक्षा के विस्तार को लेकर और भी कई अहम फैसले लिए गए। हिमांशु शेखर की रिपोर्ट देखिए। उज्ज्वला योजना का फायदा जिनको मिल रहा है उनके लिए एक और अच्छी खबर। उन्हें प्रति सिलेंडर 200 रुपए की जगह अब 300 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। बुधवार को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में ये अहम फैसला लिया गया। करीब 1 महीने पहले ही 29 अगस्त को कैबिनेट ने सभी उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी सिलेंडर की कीमत 200 रुपए घटाने का फैसला किया था। आज से जो घोषणा हो रही है उसमें उज्ज्वला के लाभार्थी जो बहनें हैं उनको 200 रुपए की बजाय अब 300 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। 200 से बढ़ाकर 300 कर दिया गया है। करोड़ों बहनों को एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से एक बड़ी राहत मदद के रूप में उनको आज का निर्णय किया गया है। इसके अलावा कैबिनेट ने तेलंगाना में समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का फैसला किया। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के गठन पर भी मुहर लगाई। बीते रविवार को ही तेलंगाना के महबूब नगर में प्रधानमंत्री ने ये दोनों घोषणाएं की थी। बदलाव का अपना इरादा पक्का कर लिया है। ऐसा 15-20 साल से किसान विदाउट चप्पल तेलंगाना में घुमा है।
मगर आज पहली बार कल शाम को अलग अलग किसानों को हमारा कार्यकर्ता चप्पल खरीद के दिया है। ये देश को लाभ होगा, स्टेट्स को लाभ होगा, किसानों को लाभ होगा। इसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ ही कैबिनेट ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच कृष्णा नदी के पानी के उपयोग, वितरण या नियंत्रण को लेकर जारी विवाद सुलझाने के लिए गठित मौजूदा कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण की आगे की संदर्भ शर्तों को भी मंजूरी दे दी। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों से ठीक पहले लिए गए ये फैसले बताते हैं कि अगले कुछ महीने सरकार इलेक्शन मोड में रहने वाली है और इन राज्यों में आचार संहिता लागू होने से पहले राजनीतिक माहौल को और बेहतर बनाने की कोशिशें कुछ और तेज हो सकती हैं। दिल्ली से प्रेम सिंह के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। प्रगति मैदान में नौसेना के लिए बने 75 उत्पादों की प्रदर्शनी की तस्वीरें। पूरी खबर दिखाएंगे आपको ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए सिटी सेंटर शो। दिल्ली के प्रगति मैदान में नौसेना के लिए बने 75 उत्पादों की प्रदर्शनी चल रही है। ये सब देश के भीतर बने हुए हैं। देखिए राजीव रंजन की रिपोर्ट। दिखने में यह सामान्य लगता ड्रोन दरअसल आग का पता भी लगाता है और उसे बुझा भी देता है। ये ड्रोन फुली ऑटोनॉमस होता है, मतलब ये खुद से ही काम करता है। ये खुद से ही रास्ता ढूंढता है, खुद से ही रास्ता बनाता है और अंदर जाता है। फायर को डिटेक्ट करता है, आग को डिटेक्ट करता है, आग के ऊपर फायर एक्सटिंग्विशर फेंकता है, साथ में आसपास मनुष्यों को देखता है। अगर कोई वहां पे घायल अवस्था में गिरा है या कोई बेहोश गिरा है, उसकी सूचना कंट्रोल रूम में देता है और ये ड्रोन सारा काम करने के बाद खुद के खुद रास्ता बना के वापस लैंडिंग जोन पे आता है। ये सिर्फ 1.5 किलो का ड्रोन है और ये फायर फाइटिंग सूट है। -200 डिग्री से लेकर 1000 डिग्री तापमान तक झेल सकता है। इसे तमाम सुरक्षा बल इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हम जैकेट डेवलप किया है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट लाइटेस्ट। ये जैकेट है, ये कंप्लीट सूट ये 1.4 किलो वे होता है एंड इट इज़ मोस्ट एर्गोनॉमिक। आप जो कुछ भी वेयर करके किसी टेम्परेचर पे, फायर फाइटिंग में या एक्सट्रीम टेम्परेचर्स पे या फिर बॉयलर रूम्स में काम कर रहे हैं तो यू कैन दिस फैब्रिक प्रोटेक्ट्स यू रियली वेल। द सूट प्रोटेक्ट्स यू रियली वेल फ्रॉम सच काइंड ऑफ एक्सट्रीम टेम्परेचर्स। दोनों प्रोडक्ट देश में ही बने हुए हैं। स्वावलंबन 2023 के तहत नौसेना के लिए बने 75 प्रोडक्ट की प्रदर्शनी प्रगति मैदान में गुरुवार तक चल रही है। सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो वर्ल्ड क्लास हैं। कुछ प्रोडक्ट्स इनमें से गेम चेंजर्स हैं, हमारे हिसाब से ग्लोबल फर्स्ट है उस तरह की टेक्नोलॉजी। मैं कई उदाहरण दे सकता हूं जो पहली बार बन रही है। कई चीज उतनी बड़ी नहीं है लेकिन हर चीज ऐसी है जो जो यूजर्स हैं उनकी जो फेल्ट नीड है उसको पूरा करती है। और नौसेना की टीम ने बनाया है ये एंटी स्वार्म ड्रोन। ये एक साथ कई ड्रोन्स को तहस नहस कर सकता है। नौसेना के किसी युद्धपोत पर ड्रोन सेना के हमले में ये बचाव का सबसे कारगर हथियार साबित होगा। और ये अंडर वाटर ड्रोन है, पानी के अंदर काम कर सकता है। ये बैटरी से चलता है। किसी युद्धपोत या पनडुब्बी के लिए इसका पता लगाना आसान नहीं। इसका मेन एम ये है कि जब भी अगर आप फायर कर रहे हो एंटी ड्रोन्स के लिए तो दीज स्टील बॉल्स विल फॉर्म अ स्टील वॉल। जो भी इनकमिंग ड्रोन्स रहेंगे उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए इसको यूज किया जाता है। अगर इसे डेजिग्नेटेड टारगेट दिया जाए तो जी एकदम ये दुश्मन के इलाके में जा सकता है, पनडुब्बी बेड़ा पे अटैक भी कर सकता है। और इसका सिग्नेचर जो है, ऑरल सिग्नेचर बहुत कम है, जिसकी वजह से ये बहुत चुपचाप दुश्मन के इलाके में पहुंच सकता है। अमृतकाल यानी आजादी के 75 साल पर 75 उत्पाद, इनमें से कई नौसेना में शामिल किए जा चुके हैं और कई होने वाले हैं। यह सही मायने में आत्मनिर्भर भारत का दम है जो छोटी छोटी कंपनियों के जरिए नजर आ रहा है। और जब इन कंपनियों को भारतीय नौसेना का साथ मिला तो वे न केवल ज्यादा असरदार हो गई है बल्कि इनके प्रोडक्ट और उसकी तकनीक का डंका हर जगह बजने लगा है। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।
और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। नांदेड़ के डॉक्टर शंकरराव चौहान गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल से पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन जाते जाते छोड़े जाते हैं अस्पताल की उन्हीं तस्वीरों के साथ जो हमने सुबह आपको दिखाई थी। एक बार फिर देखें, परिसर में सुअर घूमते हुए, एक तरफ जहां परिजन इंतजार कर रहे हैं अपने मरीज से जुड़ी जानकारी के लिए, उस बीच उन्हीं के आसपास ये सुअर भटकते हुए, सफाई की दुर्गति बाहर और अस्पताल के भीतर भी। इन्हीं तस्वीरों के साथ आपको छोड़े जाते हैं। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें NDTV इंडिया। नमस्कार।